हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद शर्मा। और आज बच्चे हम लोग सबसे पहले रिवाइज करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था। ठीक है, तो बच्चे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, अगर आपको याद है। अब मेरे को पता है काफ़ी स्टूडेंट्स ने तो घर पे जाके बुक खोल के देखी भी नहीं होगी। चलो वापस एक बार फटाफट रिवाइज कर ले, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या रिवाइज किया था। तो बच्चे सबसे पहले हमने, आपको पता होगा लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले समझा था मीनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मीनिंग हमने देखा था। इकोनॉमी क्या होती है बच्चे? इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ सराउंडिंग और एनवायरमेंट विच प्रोवाइड पीपल्स, क्या प्रोवाइड करती है? मीन्स टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग, ताकि वो काम करके अपनी लिविंग में सर्वाइव कर सकें, वो पैसा अर्न कर सकें। तो ये इकोनॉमी एक सिस्टम है वो उनको जो प्रोवाइड करती है। फिर हमने देखा था इकोनॉमी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। आज के टाइम में क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं पाई जाती है बच्चे। ओपन इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जो एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से क्या होती है? कनेक्टेड रहती है। फिर हमने देखा था इकोनॉमी को और तीन पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। इकोनॉमी कैन बी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है? जो बेसिकली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रन करते हैं और उनका मेन मोटिव क्या होता है बच्चे? टू अर्न द प्रॉफिट्स। सिमिलरली सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो क्या इकोनॉमी होती है? वो एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसको बेसिकली गवर्नमेंट या फिर एक सेंट्रल अथॉरिटी रन करती है और उसका मेन मोटिव क्या होता है? पब्लिक का सोशल वेलफेयर। सिमिलरली अब इन दोनों के बच्चे फंक्शंस को, दोनों के कैरेक्टर्स को जब मिला दिया जाता है तब एक इकोनॉमी रेडी होती है। उसको हम बोलते हैं बच्चे मिक्स्ड इकोनॉमी। ये प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दोनों मिलकर के रन करती है। जैसा कि आप देखते हो इंडियन इकोनॉमी में बच्चे बहुत सारे सोशलिस्ट इकोनॉमी है, बहुत सारी कौन सी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। दोनों मिला के कहने का मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया इज अ टाइप ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर? फिर हमने बच्चे इकोनॉमी की डेफिनेशन देख ली थी। उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या था? ऑलवेज देयर इज अ लिमिटेड रिसोर्सेज कंपैरिजन टू द अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। के नीड्स एंड वांट्स है वो तो क्या है? अनलिमिटेड, और जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड। तो बच्चे ये सिचुएशन जो है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था बच्चे इकोनॉमिक्स की हमने डेफिनेशन कवर की थी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिला करके बनाया गया था, आपको याद होगा। पहला था ओइक्यो और दूसरा था नोमोस। दोनों को वर्ड को मिला करके बच्चे इकोनॉमी की डेफिनेशन क्रिएट की गई थी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ इज नोन एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद में हमने देखा था बच्चे इकोनॉमिक्स को दो पार्ट, जो हमारे बुक्स हैं दो अलग अलग दो पार्ट्स बने हुए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्मॉलर छोटा सेगमेंट होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं बेसिकली इंडिविजुअल के बारे में। एक इंडिविजुअल, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो फर्म है, चाहे वो कोई प्रोड्यूसर है। जबकि मैक्रो के अंदर बच्चे हम एज अ एग्रीगेट, एज अ होल हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी को। राइट? माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग याद आ रहा है थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते थे बच्चे, प्राइस थ्योरी। और सिमिलरली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स था, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमने देखा था क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्लियर? फिर हमने बच्चे देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मेजरली बच्चे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक तो प्रोडक्ट प्राइसिंग करते हैं, फिर हम फैक्टर प्राइसिंग करते हैं। फैक्टर मींस जो प्रोडक्शन के लिए यूज होने वाले फैक्टर्स हैं उनको हम क्या क्या पे कर रहे हैं उसकी प्राइसिंग निकालते हैं। फिर हम एक बच्चे वेलफेयर इकोनॉमिक्स, बेसिकली हम लोग जो सोशल वेलफेयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चे वो बात थी जो अब तक हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। और लास्ट क्लास का जो इंपॉर्टेंट एक पॉइंट निकल के आया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको याद रखना है क्या, वो था बच्चे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो एंड माइक्रो के बीच में डिफरेंसेस थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। एग्जांपल्स हो गए, एक्सपेक्ट्स हो गए, अजम्पशन याद है। माइक्रो की जब हम बात करेंगे तो मैक्रो के कोई भी बच्चे फैक्टर्स हैं उनको हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, उनको हम कांस्टेंट मानेंगे। और जब हम मैक्रो की बात करेंगे तो माइक्रो के अजम्प्शन जो फैक्टर्स हैं उनको हम क्या करेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई कहां पे रीड करते हैं? माइक्रो या मैक्रो? सर बिल्कुल माइक्रो में रीड करते हैं। बच्चे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात कहां करते हैं? बच्चे वो मैक्रो में करते हैं। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अब हम बच्चे आज की क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम लोग एक सबसे पहले अगेन एक डिफरेंस टेबल आप लोगों के सामने है। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, मतलब बेसिकली फिनोमिना है बच्चे
कि अगर हम लोग बच्चे दो सेंस में देखें, पॉजिटिव सेंस सर, दूसरा नेगेटिव, बच्चे नेगेटिव नहीं, यहां पर दूसरा वर्ड है नॉर्मेटिव। पहला होता है बच्चे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सर ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है, ठीक है बच्चे। सपोज सबसे पहले इकोनॉमिक एज ए पॉजिटिव साइंस में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक बच्चे ऐसी इकोनॉमिक्स है जो बच्चे किसी भी क्वेश्चन का आंसर, कोई क्वेश्चन होगा जिसका क्वेश्चन की शुरुआत व्हाट से हो रही है, कोई चीज क्या है, वो किसके साथ डील करता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विथ व्हाट इज और हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी इज एक्चुअली सॉल्व, कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई है उसके बारे में हम कहां पढ़ रहे हैं बच्चे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। जबकि दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है बच्चे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद द व्हाट ऑट, यानी कि बच्चे व्हाट शुड बी, मतलब बेसिकली क्या किया जाए जिससे वो प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ये बच्चे एक तरह से आइडियल सिचुएशन होती है, आइडियल मतलब एक परफेक्ट सॉल्यूशन मांगना है, वो किसमें होता है, नॉर्मेटिव के अंदर होता है। क्लियर बच्चे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट आपके कोर्स में ये कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं आपको ये कवर करवा रहा हूं। इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव साइंस में बच्चे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द व्हाट इज और हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी इज एक्चुअली बीन सॉल्व्ड, और in other words a positive economics we study the human decision as fact which can be verified with actual data, कि हम बच्चे उस फैक्ट को एक्चुअल डाटा जो करंट सिचुएशन है उससे कंपेयर करके भी देख सकते हैं। जबकि नॉर्मेटिव के अंदर बच्चे हम लोग एक्चुअल में आइडियल सिचुएशन क्या है उसको हम एक्चुअल के साथ कभी कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जांपल्स कुछ बता रखे हैं बच्चे, जैसे इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। तो बच्चे दिस इज एन एग्जांपल, ये जो स्टेटमेंट था ये स्टेटमेंट जो है वो किसका एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सिमिलरली बच्चे एक और लिखा हुआ है, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स लीड्स टू अ राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, कि बच्चे जब प्राइस कम होती है उससे डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो ये देखो यहाँ पे क्या था, हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेसिंग सोसाइटी एक्चुअली बीन सॉल्व, ये इसके अंदर आ गया कि किस चीज के करने से क्या उसका इफेक्ट आएगा। थर्ड एग्जांपल, प्राइजेस हैव बीन राइजिंग इन इंडिया, के इंडिया में भाई साहब अभी प्राइस बढ़ रही है। तो अगेन यहाँ पे ये व्हाट का आंसर है, ठीक है। अगेन मिनिमम वेज लॉ इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, जो मिनिमम वेज के लॉज बने हुए हैं बच्चे वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों, मिनिमम वेज रेट के अंदर मान लो सपोज फॉर एग्जांपल मिनिमम वेज रेट की जो लाइन है वो कम कर दी जाती है। सपोज आप 2000 रुपीज अर्न कर रहे हैं और मिनिमम वेज रेट की जो इनकम है सपोज वो है 3000, उससे क्या हो गया, जो 2000 रुपए अर्न कर रहा है वो भी किस में काउंट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड में काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे किसके बच्चे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के। अब बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के एग्जांपल, गवर्नमेंट शुड ग्रांट अ मिनिमम वेज फॉर एवरी वर्कर। गवर्नमेंट, बच्चे देखो वर्ड आया है यहां पे, ध्यान से देखना, इन स्टेटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे आपको दिख रहा होगा हर जगह पे, शुड, करना चाहिए, क्या देखो शुड शुड शुड, ये बच्चे एक तरह से आइडियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, देखो गवर्नमेंट शुड स्टॉप मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर, ठीक है। इंडिया शुड नॉट टेक लोन्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, इंडिया को नहीं लेना चाहिए, मतलब कि हम सजेशन दे रहे हैं, एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडियल सिचुएशन बताना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चे उसका कोई भी लेना देना नहीं है, ये जस्ट एक आइडियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जस्ट फॉर आपके एग्जाम में अगर ये एग्जाम पॉइंट आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव और व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो आपको ये बच्चे दो डेफिनेशन उसमें लिख देनी है और उसका एक एक एग्जाम्पल आपको मन से लिख देना है। एग्जाम्पल भी याद करने का तरीका, एग्जाम्पल में आप व्हाट लगा दोगे तो वो बच्चे पॉजिटिव का हो जाएगा, और शुड वाला वर्ड यूज कर लोगे तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको ज्यादा खींचेंगे नहीं बच्चे, ये नॉर्मल सा ऐसा ही टॉपिक था। इसमें अगर आपको नोट्स में मैंने डिफरेंस भी दिए हुए हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो मैंने आपको इसमें 5 डिफरेंसेस दिए हैं। इट एक्सप्रेस, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बच्चे डिफरेंस मिल जाएंगे आपको। क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इट एक्सप्रेस व्हाट इज एंड इट एक्सप्रेस व्हाट शुड बी। क्लियर। नेक्स्ट वाला, इट इज बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द
इफेक्ट, ये कॉजेज और इफेक्ट को ध्यान देता है, जबकि ये बच्चे बेस्ड हो ना एथिक्स के ऊपर, ऐसा होना चाहिए, एथिक्स के ऊपर ये है। इट डील्स विद एक्चुअल एंड रियलिस्टिक सिचुएशन, एक्चुअल और रियलिस्टिक सिचुएशन है, जबकि यहाँ पर प्रॉपरली बच्चे कोई एक्चुअल सिचुएशन नहीं है, वो तो जस्ट एक आइडलिस्टिक सिचुएशन है कि एक्चुअल में कोई भी चीज का आइडल होता है ना, वो उसकी बात हो रहा है। इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, बट ये बच्चे कभी भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता एक्चुअल डाटा से, ठीक है। नेक्स्ट, इन द वैल्यू जजमेंट इज नॉट गिवन, इसमें जजमेंट नहीं हो रहा है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल कि ये चीज क्या है, क्वेश्चन पूछा कि दिस इज अ पेन, ये पेन है, दैट्स इट। अब बोले ये पेन कैसा होना चाहिए, तो वो बच्चे वहां पर क्या हो रहा है, एक तरह से जजमेंट की बात आ रही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब बच्चे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे मार्क कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, और उसको बच्चे हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। क्या उसका एग्जाम्पल रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चे टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूं। टॉपिक का नाम है बच्चे, टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। के इकोनॉमी में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम बच्चे आगे जाके देखेंगे, सेंटर प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये जो इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्या होती है, वो समझने के लिए आपको बच्चे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था, याद आ रहा है? स्टूडेंट को मैंने चेक दिया था, ₹2000 का मैंने कैश दिया था एज ए गिफ्ट, एज ए रिवॉर्ड, और मैंने उसको बोला था बच्चे ये आपके हैं, आप इसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। उसी एग्जांपल को बच्चे मैं वापस कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने आपको याद होगा लास्ट क्लास में बोला था मैं इस एग्जांपल को वापस यूज में लूंगा। तो सपोज हमारे पास मिस्टर राम थे, उनको मैंने बच्चे कितने रुपीस दिए थे, उनको बच्चे मैंने कितने रुपीस दिए थे, उनको मैंने रुपीस दिए थे 2000 रुपीस। नाउ अब जब 2000 रुपीस दिए तो आपको पता होगा उन्होंने खुद की एक विश लिस्ट तैयार की थी, वो क्या क्या चीज उससे करने वाले हैं वो उन्होंने प्रिपेयर किया था, याद आ रहा है? सपोज एक पिज्जा परचेज करना था उनको, एक टी शर्ट परचेज करना था उनको, ठीक है, एक उनको याद है शूज परचेज करने थे एडिडास के, ठीक है। उसके बाद में सपोज एक और वो अपने एजुकेशन पे कुछ खर्चा करना चाहते हैं, ये उन्होंने अपनी एक विश लिस्ट बना दी, ठीक है। इसके सपोज बच्चे प्राइजेस मैं अलग अलग रख रहा हूँ। सपोज इसका पिज्जा का एग्जांपल, मेरे को लास्ट क्लास की प्राइजेस याद नहीं है। पिज्जा सपोज 300 रुपीज़ का है, टी शर्ट मान लो सेम 300 रुपीज़ का है, शूज़ हैं वो 1500 रुपीज़ के हैं, एजुकेशन की मान लो उनके 500 रुपये का है। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो उनके निकल के आ रहे हैं सपोज वो 2600 रुपीज़ के हैं। क्लियर? यहां तक एग्जाम्पल क्लियर है। एक पर्सन है मिस्टर राम, उनके पास बच्चे सोर्स ऑफ इनकम, एक पैसा मिला है उनको, कितना रिसोर्सेज उनके पास है 2000 रुपीज के, और ये उनकी विश लिस्ट है, ठीक है। अब ये चारों ही चीजें बच्चे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखो मिस्टर राम के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे, किस चीज की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे, यहां पर एक प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। ये क्या चूज करेंगे यहां पर, इनमें से चॉइस की प्रॉब्लम रेज हो रही है। और बच्चे प्रॉब्लम चॉइस पता है क्यों रेज हो रही है, इसके रीजन समझने का ट्राई करना आप। मैं इसके 3 रीजन बता रहा हूं आपको कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ठीक है। बच्चे छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं इस एग्जांपल को चेंज कर दूं और मैं यहां पर इनको जो अमाउंट थे 2000 रुपीज के, उसकी जगह अगर मैं इनको 2600 रुपए ही दे देता, अगर मैं इनको रुपए दे देता 2600 रुपीज, तो क्या ये चॉइस की प्रॉब्लम आती? सर कैसी बात कर रहे हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 2600 की है और आपने उसको 2600 दे दिए, तो वो चॉइस की प्रॉब्लम ही नहीं है। वो सारी चीजें चाहे ऊपर यहां से स्टार्ट करें चाहे यहां से स्टार्ट करें, वो सारी चीजें ऑब्टेन कर लेंगे। तो बच्चे सबसे पहली चीज आपने खुद ही बता दी यहां पे कि यहां पर क्या हो रहा है, चॉइस की प्रॉब्लम पहली चीज तो क्यों आ रही, जो इनके रिसोर्सेज हैं वो बच्चे क्या हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो है इनके लिमिटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो रीजन निकल के आ रहा है वो आ रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज। पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई कि पहला ये रीजन, इस प्रॉब्लम का रीजन बच्चे हम कॉजेज पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉजेज, कि इसके भी प्रॉब्लम के क्या कॉजेज हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकंड चीज, चलो ये वाला तो समझ में आ गया सर। दूसरा अगर बच्चे मैं ये कह दूं आपको कि इनकी जो ये वांट्स हैं, इनकी जो ये पूरे जो ये वांट्स थी 2600 रुपए की जो इन्होंने विश लिस्ट बनाई थी, अगर ऐसा हो जाए कि ये बोले कि साहब जो मेरा टोटल खर्चा है
वो आ रहा है 2600 की जगह 1900 रुपए। मतलब इनके पास देखो अमाउंट तो सोर्स तो अभी भी 2000 का ही है सपोज, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनकी अगर वैल्यू कम हो जाए और वो अगर सारे के सारे अपने को 1900 में मिलने लग जाए, यानी कि बच्चे अगर ऐसा हो जाए तो भी ये चॉइस प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला तो लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण प्रॉब्लम आ रही थी, अब रिसोर्सेज तो मान लो पूरे हो गए, लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे कि जो उनकी वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, जो अपने रिसोर्सेज से क्या है, ज्यादा है। 2000 रुपए के हमारे पास अमाउंट है, लेकिन जो रिसोर्सेज हमको जो रिक्वायरमेंट है वो लिमिटेड हमारे हैं, अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड 2600 है। रिसोर्सेज 2000, वांट्स 2600, यानी कि बच्चे या तो यूं कह लो कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, या यूं कह लो कि जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, या तो लिमिटेड रिसोर्सेज प्रॉब्लम देखें या अनलिमिटेड वांट्स हैं। दूसरी चीज ये, तीसरी प्रॉब्लम बच्चे इसलिए आ रही है बिकॉज इस 2000 रुपीज के देखो ना ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं। ऑप्शंस बोले तो इस 2000 रुपीज के जो यूजेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, मतलब कि ये 2000 रुपीज को बच्चे हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या है, ये अल्टरनेटिव यूजेस, यहां पे जो यूजेस हैं वो क्या है, अल्टरनेटिव। अगर ऐसा होता कि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होती, चॉइस ही नहीं कैसे होती बच्चे, मैंने उनको 2000 रुपीज नहीं दिए, मैंने बोला आप एक काम करो, मेरे पास एक वाउचर पड़ा है, एक कूपन पड़ा है, मेरे पास एक कूपन वाउचर है एडिडास कंपनी का, क्या आप एडिडास के शोरूम में जाकर के शूज परचेज कर सकते हो 2000 रुपए तक का कोई भी। तो बच्चे क्या मिस्टर राम के पास ये प्रॉब्लम होती, बच्चे प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती। क्यों, शूज वाले टोकन से वो पिज्जा परचेज नहीं कर पाते, ना टी शर्ट परचेज कर पाते, ना एजुकेशन, वो तो कहां पे उनको यूटिलाइज करना पड़ता, ओनली फॉर द शूज। तो ये जो प्रॉब्लम चॉइस की अराइज हो रही है उसका एक रीजन ये भी कहा जा सकता है बच्चे कि जो यूजेस हैं वो क्या है, रिसोर्सेज की जो हम यूज हैं वो अल्टरनेटिव हम यूज कर सकते हैं, इसलिए यहां पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो रही है। ठीक है, अब देखो बच्चे मैंने आपको नोट्स में चार्ट्स में ये दे रखी थी चीज एज इट इज, क्या कि बच्चे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होती है, द 3 मेन कॉजेज ऑफ एन इकोनॉमी। अभी देखो हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं पढ़ी है बच्चे, अभी मैं कॉजेज के बारे में बात कर रहा हूं। कौन कौन से कॉजेज हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये जो 3 मेन कॉज है बच्चे, इसके कारण एक प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और याद रखना बच्चे, प्रॉब्लम ऑफ जो चॉइस है वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी कंट्री की। ठीक है, अब हम समझते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ बच्चे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हैज टू बी अफेक्टेड बाय द एवरी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ये बच्चे जो इकोनॉमी, जो चॉइस ऑफ इकोनॉमी, जो प्रॉब्लम आ रही है ये हर इकोनॉमी फेस करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया, अमेरिका या फिर और कोई कंट्री, नहीं, ये बच्चे हर एक इकोनॉमी जो होगी, हर एक जो कंट्री होगी उसको ये वाली प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बच्चे रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकते, रिसोर्सेज हमेशा क्या होंगे, लिमिटेड, और उनको अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स को है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा उतने से लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ही। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो ये वाला पॉइंट भी हमको सर समझ में आ गया। अब बच्चे इसको और आगे लेके चलते हैं कि आपने सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जो आपने रीजंस, कॉजेस तो बता दिए, इसको और डिटेल में देखते हैं थोड़ा। यहां पे बच्चे मैंने आपको नोट्स में क्लियरली मेंशन किया, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, मैं अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताने के बाद इस पॉइंट पे आऊंगा। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं बच्चे प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की। इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी। ठीक है, एक मैं न्यू स्लाइड पे आपको और समझा देता हूं अच्छे से। चलो बच्चे, किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री की जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो बच्चे इकोनॉमिक प्रॉब्लम बच्चे 3 टाइप की हो सकती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। सर वो पहले जो 3 टाइप्स पढ़े थे बच्चे वो तो कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, अब देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब चॉइस की बात आती है, जब बच्चे चॉइस की बात आती है तो जो चॉइस है वो सिर्फ और सिर्फ, जो चॉइस है बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ किसकी हो सकती है,
तीन चीजों की चॉइस हो सकती है बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट, सेकंड होता है क्वेश्चन अराइज हाउ, एंड थर्ड क्वेश्चन अराइज होता है बच्चे होम। सर ये व्हाट, हाउ, होम ये क्या कोई क्वेश्चंस क्या प्रीफिक्सेस बता रहे हो बच्चे? नहीं, देखो व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, ये इकोनॉमी की सबसे पहली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। सेकंड, वापस बच्चे वही चीज कॉपी पेस्ट कर देना इसको यहां पे, हाउ टू बी प्रोड्यूस्ड, कोई चीज को कैसे बनाएं। और बच्चे थर्ड, फॉर होम टू बी प्रोड्यूस्ड, अगेन कॉपी पेस्ट, यानी कि वो जो आइटम है जो आप प्रोडक्शन करोगे वो आप किसके लिए प्रोडक्शन करोगे। तो पहला था व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ टू बी प्रोड्यूस, और थर्ड था बच्चे फॉर हुम टू बी प्रोड्यूस। तो बच्चे ये जो तीन प्रॉब्लम्स के जो यहाँ पे मेन हमने टाइप्स बताए हैं वो एक्चुअल में टाइप्स ऑफ चॉइस हैं। तो और चॉइस जो थी वही क्या थी बच्चे? अल्टरनेटिव इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। अब इसको ध्यान से समझना, जो बच्चे प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स होती है, अ सेंट्रल और अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, there are three fundamental and interdependent problems in an economic organization. कौन कौन सी? What, how, for whom, which is grouped under the, बच्चे देखो ध्यान से वर्ड आ गया है, allocation of resources। सर आपने तो बोला था चॉइस की प्रॉब्लम होती है। बच्चे जो चॉइस की प्रॉब्लम होती है ये अलोकेशन का मीन्स ही क्या है? अलोकेट का मतलब बच्चे क्या होता है आपको पता है ना? अलोकेट का मतलब होता है बाइफरगेट करना, डिवाइड करना, ठीक है। जैसे भाई मेरे को कुछ प्रोडक्शन करना है, मेरे को प्रोडक्शन करना है, मेरे को ये नहीं पता मेरे को क्या प्रोड्यूस करना है। मान लो मेरे को फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे को एक छोटी सी एक प्लेस है, मान लो एक जमीन है मेरे पास, उसके अंदर मेरे को दो ऑप्शन है, या तो मैं गेहूं वहां पे उगा सकता हूं या मैं चावल, ठीक है, व्हीट और राइस। अगर सपोज मैं बच्चे आधे पोर्शन में व्हीट उगा रहा हूं, आधे पोर्शन में राइस उगा रहा हूं, मतलब मैंने 50-50 पोर्शन दोनों का प्रोडक्शन किया। अब बच्चे प्रॉब्लम तो यहां पे अराइज हो रही है ना कि मेरे को क्या बनाना है। सपोज मार्केट में डिमांड ज्यादा आ जाए राइस की, तो मेरे को ये करना पड़ेगा कि भाई डिमांड मार्केट की ज्यादा, राइस की जो डिमांड मार्केट में ज्यादा है, तो मेरे को भी प्राइस अच्छी किसकी मिलेगी? राइस की और व्हीट की? राइस की मिलेगी। तो हो सकता है मैं 80% जगह पे तो क्या प्रोड्यूस करूं? राइस, और 20% प्लेस में मैं क्या प्रोड्यूस करूं? व्हीट। तो बच्चे जो प्रॉब्लम आई कि मेरे को कितना बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, ये बच्चे फर्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है। और ये देखो मैंने अपने रिसोर्सेज जो थे, मेरे पास जमीन उतनी है ना, जमीन तो मेरे पास एक लेवल की है, उस रिसोर्सेज को मैंने अलोकेट किया कि भाई इतना 80% मैं राइस को दे रहा हूं, 20% मैं किसको दे रहा हूं? व्हीट को दे रहा हूं। तो बच्चे ये जो मेन बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है वो किसके अंडर आ रही है? सारी की सारी अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और बच्चे अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अपने आप में मतलब बेसिकली कहना क्या चाह रहा है? ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, चॉइस की ही तो बात हो रही है ना वहां पे। तो हम तीन प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो बच्चे फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो हमारी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो इसको अपन समझने का ट्राई करते हैं। सपोज बच्चे एग्जांपल देखना, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। मेरे पास बच्चे ये अ पीस ऑफ लैंड अवेलेबल है, और मेरे को बच्चे सपोज इसमें 80% पे तो क्या प्रोड्यूस करना है? व्हीट प्रोड्यूस करना है, और 20% पे सपोज मेरे को राइस प्रोड्यूस करना है। ठीक है सर, आप उल्टा बोल रहे हो, राइस 80%, व्हीट 20%। एग्जांपल चेंज, व्हीट मेरे को कितना चाहिए? 80% चाहिए, और राइस मेरे को कितना चाहिए? सपोज 20% चाहिए। तो बच्चे ये चीज यहां पे डिसाइड हो गई। अब देखो मेरे पास रिसोर्सेज जो थे, जो ये 100% की जो लैंड अवेलेबल है, दिस इज नोन एज माई रिसोर्सेज। ठीक है, अब इस लैंड पे मेरे को प्रोडक्शन, अब देखो मेरे पास जब प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो देखो मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि मेरे को क्या बनाना चाहिए। ठीक है, कौन से गुड्स बनाने, कौन सी कमोडिटी बनानी है। इस केस में मान लो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो व्हीट या राइस। मैंने क्या ऑप्ट किया? मैंने बोला 80% में व्हीट बना देता हूं, 20% में राइस बना देता हूं। सर ये तो कौन डिसाइड करेगा? ये सिचुएशनल होगी सारी चीजें। बच्चे बिल्कुल क्या पता ऐसा हो जाए कि राइस खाने वाले खत्म ही हो जाएं, सबके सब गेहूं व्हीट पे शिफ्ट हो जाएं, तो बच्चे मेरे को पूरा का पूरा 100% किसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा? व्हीट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तब राइस वाले कोई भी नहीं होंगे। तो बच्चे देखो जैसी सिचुएशन
उसके हिसाब से मेरा व्हाट टू प्रोड्यूस वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर चेंज हो रहा है, 80%, 20% या 100% वीट। यानी अपने आप में बच्चे इकोनॉमी की एक प्रॉब्लम है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन क्या प्रोड्यूस करना है। देखो अब मैं इसको इकोनॉमी से रिलेट करता हूं, जस्ट एक एग्जांपल था। मान लो एक कंट्री है, उसके अंदर अभी वॉर कोई होने, उनको लग रहा है कि हमारी कंट्री में अभी कोई ना कोई वॉर होने वाली है, दूसरी कोई कंट्री हमारे ऊपर अटैक करने वाली है। तो बच्चे देखो, एक इकोनॉमी है, उसकी जो प्रोडक्शन साइकिल है उसमें वो क्या करेंगे, देखो गुड्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स हो सकते हैं, ठीक है, कंजम्पशन मतलब जो खाने पीने का आइटम होते हैं कंजम्पशन गुड्स हो सकते हैं, वॉर गुड्स भी हो सकते हैं ना, आर्म्स एंड एमुनिशन हथियार बनाने के लिए, या फिर मान लो ऐसे कोई बाहर से इंपोर्ट करने हो ऐसे बड़े बड़े आर्म्स एंड एमुनिशन जो वॉर में काम आए, ठीक है। अब उस कंट्री और उस इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज है लिमिटेड, उस रिसोर्सेज को वो यूज करके या तो कंजम्पशन गुड्स ले सकती है, या वो यूज कर सकती है वॉर गुड्स, या वो यूज कर सकती है कैपिटल। सब बच्चे कैपिटल गुड्स मींस ऐसे गुड्स जो कि प्रोडक्शन में यूज की जाते हैं, फैक्ट्री और मशीन्स वगैरह हो गई, वो एक तरह से कैपिटल गुड्स होते हैं। अब उस कंपनी के ऊपर है, सपोज वॉर वाली सिचुएशन नहीं होती तो मे बी वो कौन से वाले गुड्स पे जाती, कंजम्पशन और कैपिटल पे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो किसकी हो गई, वॉर की, तो वो कंट्री अभी किस पे फोकस करेगी, व्हाट टू प्रोड्यूस में कौन सा ऑप्ट करेगी, वो अभी ऑप्ट करेगी बच्चे वॉर गुड्स, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जो ये पहली प्रॉब्लम अराइज होती है कि हमें क्या बनाना चाहिए, और बच्चे जो बनाएंगे वो भी किस क्वांटिटी में बनाना चाहिए। सबसे बड़ी हमारी फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही होती है, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। देखो यहां पे इसकी मैं आपको अभी अंडरलाइन करा रहा हूं डेफिनेशन जो मैंने आपको नोट्स में लिखा हुआ है, व्हाट डू प्रोड्यूस एंड व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस और हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, ठीक है। एन इकोनॉमी हैज टू मेक अ चॉइस ऑफ द वांट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी एज अ होल, कि उस टाइम उस इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको चॉइस रेज करनी पड़ेगी। जैसे बच्चे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ एन इकोनॉमी डिसाइडेड टू प्रोड्यूस अ मोर क्लोथ्स, उसको क्लोथ्स का प्रोडक्शन ज्यादा करना है, तो बच्चे इट मींस उसके जो दूसरे रिसोर्सेज है वो क्लोथ्स पे शिफ्ट होंगे। आगे बच्चे देखना आज की क्लास में हम देखेंगे पीपीसी कर्व, तब मैं आपको ये समझाऊंगा। जब हम एक गुड्स की प्रोडक्शन पे हम लोग रिसोर्सेज लगाते हैं तो दूसरे गुड्स के अंदर वो रिसोर्सेज कम होने के कारण उनका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हमें जब मोर क्लोथ्स प्रोड्यूस करने हैं तो मे बी पॉसिबल कि हमें फूड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ जाए, ठीक है। तो जो गुड्स अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं उसमें से हमें क्या किस चीज का प्रोडक्शन बच्चे करना है, वो अपने आप में पहली सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी होती है, ठीक है। और बच्चे इसका रीजन क्या है, इसका मेन रीजन यही था कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड हैं, ठीक है। तो आप ये यहां पर देख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बच्चे तीन बातें आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस अच्छे से क्लियर हो गया, यस सर, व्हाट टू प्रोड्यूस हमें अच्छे से क्लियर हो गया। इसमें बेसिकली इकोनॉमी को क्या डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। चलिए अब बच्चे बात करते हैं हम लोग हाउ टू प्रोड्यूस की। किसकी बात करेंगे, हाउ टू। मतलब हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है बच्चे कैसे करें प्रोडक्शन। बच्चे याद रखना प्रोडक्शन की दो टेक्निक्स होती है। क्या होती है, दो प्रोडक्शन की टेक्निक्स होती है। पहली टेक्निक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी होती है लेबर इंसेंटिव टेक्निक। सर ये दो टेक्निक्स बोले तो बच्चे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक टास्क देता हूं, ठीक है। मान लो किसी के पेरेंट कोई कंस्ट्रक्टर हैं, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर हैं। मैंने उनको बोला कि साहब आप तो मेरे को एक 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग बना के दो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर आप मेरे को बिल्डिंग फॉर्म करके दो, बिल्डिंग प्रिपेयर करके दो, बना करके दो। 3 महीने का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जो पैसा लगेगा मैं आपको देने को रेडी हूं। तो बच्चे वो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो क्या करेगा, देखना वो करेगा अपने वो लेबर को तो कम यूज करेगा और वो काम मशीन से ज्यादा करवाएगा। क्यों बच्चे, मशीन लेबर के कंपैरिजन में 4 या मतलब फॉर एग्जांपल 10 लोगों का काम भी एक मशीन कर सकती है, तो वो लेबर को अवॉइड करेगा और मशीन वहां पे ज्यादा यूज करेगा, कैपिटल गुड्स वहां पे ज्यादा यूज करेगा, ताकि जो काम है वो क्या हो जाए बच्चे, प्रॉपरली टाइम पे खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए। अब बच्चे इसी की जगह, लेकिन देखो याद रखना जो मशीन यूज करेंगे बच्चे उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी उस कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन अगर वही काम उसको सस्ते में निकलवाना है, मैंने अगर उसको टाइम नहीं दिया होता तो मे बी पॉसिबल वो इतनी हैवी मशीन यूज नहीं करता, वो क्या करता नॉर्मल चीप रेट पे वेजेस को लेके आता और वेजेस एज ए लेबर से वो बिल्डिंग क्या कर रहा बच्चे, कंस्ट्रक्ट करवा देता, ठीक है। तो ध्यान से देखना कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक बेसिकली बच्चे किसको डिनोट कर रही है,
कैपिटल मतलब कि मशीन्स को, कैपिटल का मतलब बच्चे यहाँ पे आ रही है मशीनरी, ठीक है, मशीनरी। और यहाँ पे लेबर इंसेंटिव बच्चे वर्कर की बात हो रही है, जो वर्कर्स होते हैं या यूं कह लो जो लेबर्स होती हैं, ठीक है। तो लेबर या वर्कर किस में आ जाएगा, लेबर इंसेंटिव टेक्निक के अंदर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो बच्चे हमेशा करते हैं, 100% आप मान के चलो स्टूडेंट्स को ये चीज पता ही नहीं होती है, सर ने बोल दिया कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक मतलब सारा काम मशीनों से, लेबर इंसेंटिव टेक्निक मतलब सारा काम लेबर से। बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक मींस जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ वर्क है वो कौन करेगा, मशीन करेगी। बच्चे मशीन अपने आप तो चल के काम नहीं करेगी ना, एक दो लेबर एक दो वर्कर तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी चाहिए होंगे। मतलब जो मैक्सिमम यूज होगा, सपोज एक वर्क है उसको 100% टास्क कंप्लीट करना है तो 80% वर्क वो मशीन से यूज करेगा और 20% जो और थोड़ा नॉमिनल छोटा सा वैल्यू कहां से वो लेगा, लेबर से लेगा। मतलब बच्चे मैक्सिमम वेटेज किसको मिला यहां पे, कैपिटल, ठीक है, मशीनरी को मिला है। सिमिलरली जो लेबर इंसेंटिव टेक्निक है वहां पे 100% लेबर नहीं होगी बच्चे, ऐसा कुछ तो काम जरूर होगा वहां पे जो मशीन से बिना हो ही नहीं सकता। सपोज फॉर एग्जांपल एक बहुत हैवी कोई मान लो स्टोन है जो बिल्डिंग के ऊपर अपने को लेके जाना है 3rd फ्लोर पे, तो उस जो मान लो सपोज फॉर एग्जांपल इंसान उसको लेके, जो लेबर्स लेके जाएंगे वो सीढ़ियों से लेके जाएंगे, क्या पता वो जो जहां से स्टेयर से वो लेके जाएं उसका साइज ही उतना बड़ा नहीं हो जितना उसका स्टोन का साइज हो, तो बच्चे ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है, उसको क्रेन से ऊपर पहुंचाया जाएगा और क्रेन यूज हो गई, इट मींस वहां पे क्या यूज हो रही है, मशीन। तो जो मैक्सिमल पोर्शन ऑफ वर्क है वो कहां से यूज किया जाएगा, लेबर से, लेकिन जो कुछ पोर्शन ऑफ वर्क होगा वो उसमें कैपिटल गुड्स भी उसमें हेल्प करेंगे। तो ये की ये चीज बच्चे आप नोट्स में फटाफट टिक करना। देखो क्या लिखा हुआ है, कौन सा वाला, सेकंड वाला, हाउ टू प्रोड्यूस। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, बात हो रही है टेक्निक की। अब बच्चे टेक्निक और प्रोडक्शन दो हो सकती है, लेबर इंसेंटिव टेक्निक और दूसरी है कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। जो बच्चे लेबर इंसेंटिव टेक्निक, देखो यहाँ पे कैपिटल में क्या लिखा हुआ है, मोर, लेबर इंसेंटिव टेक्निक में मोर लेबर लेस कैपिटल, वही वाली बात जो मैंने बताई। कैपिटल इंसेंटिव में मोर कैपिटल लेस लेबर इज यूज्ड। क्लियर है। अब यहां पे बच्चे इन्होंने पूरा का पूरा एक एग्जांपल दिया है, इन्होंने व्हीट एंड राइस के थ्रू एग्जांपल दिया है कि हमको मान लो सपोज एक क्रॉप उगानी, खेती करनी है, उसके अंदर आप मशीन से भी कर सकते हो, ट्रैक्टर वगैरह से, या आप लेबर से वो पूरा उसको सेटलमेंट कर सकते हो। आप ये बच्चे पूरा का पूरा पैराग्राफ सेल्फ रीड कर लेना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर बच्चे, हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर अगेन इकोनॉमी को प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। किस चीज की चॉइस है यहां पर बच्चे चॉइस अराइज होती है कि हम कौन सी टेक्निक यूज करें। वी हैव टू यूज लेबर इंसेंटिव टेक्निक और कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। तो इस बारे में हमारा सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम जो है वो बताता है। क्लियर। आई होप आपको बच्चे सेकंड प्रॉब्लम भी बहुत इजीली समझ में आ गई होगी। हाँ सर, हमको ये वाला जो पार्ट है वो भी समझ में आ गया, ठीक है। अब बच्चे हम थर्ड बात करते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब कि अगर प्रोडक्शन करें तो किसके लिए प्रोडक्शन करें, ठीक है। बच्चे हर एक इकोनॉमी के अंदर, जो हमारी इकोनॉमी होती है उसके अंदर जो पर्सन है उसको एक अलग अलग कैटेगरी में बाइफरगेट किया गया है, ठीक है। आपको पता है भेदभाव हमारे इंडिया में चलता ही रहता है, चाहे आप कलर के बेस पे देख लो, कास्ट के बेसिस पे देख लो। एक नया आज के टाइम में जो देखा जा रहा है डिफरेंसेस, कलर कास्ट तो बहुत पुरानी बात है। आज के टाइम में बच्चे सोसाइटी के अंदर बात होती है या तो पीपल होंगे रिच या होंगे पुअर, अमीर और गरीब का भेदभाव, ठीक है। अब देखो बच्चे, रिच पीपल्स के जो गुड्स होते हैं, जो वो लोग प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, वो एक तरह से लग्जरी प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। और जो पुअर पीपल्स होते हैं, या समझ लो जो मिडिल क्लास फैमिली वाले पर्सन्स हैं, वो नॉर्मल तरह के गुड्स परचेज करते हैं, वो लग्जरी गुड्स में जाते ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर आज के टाइम में चलो मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है, बट एक टाइम था बच्चे एसी हो गया, 4 व्हीलर्स हो गया, ये किस में आते थे, प्रॉपरली फॉर द रिच पीपल से प्रोड्यूस किए जाते थे, बिकॉज उसको एफर्ड ही कौन कर सकते थे, रिच पीपल कर सकते थे। अब देखो एक इकोनॉमी के लिए जब प्रोडक्शन करने की बात आती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को ये डिसीजन लेना है, छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं बच्चे, मेरे को ये डिसीजन लेना है कि मेरे को दो ऑप्शन है, या तो मैं सीलिंग फैन, जो छत पे अपन फैन लगाते हैं, या तो मेरे को फैन बनाना है, या मेरे को बनाना है बच्चे एसी, एयर कंडीशनर बनाना है। जो नॉर्मल फैन है वो तो पुअर पीपल्स मिडिल क्लास फैमिली पक्का यूज करेंगे,
जबकि जो रिच पर्सन्स हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, वो एसी परचेज करने वाले हैं। तो बच्चे देखो, आपको पता होगा ये अपने इंडिया की सच्चाई है, जो रिच पीपल्स हैं वो तो 10% ही है, और मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज हैं वो कितनी है बच्चे, अप्रॉक्स 90% है। अब बात आ रही है मेरे को प्रोडक्शन करना है किसके लिए, तो बच्चे वो एक प्रोड्यूसर को सोचना पड़ेगा कि मेरे को इस कैटेगरी के लोगों के लिए प्रोडक्शन करना है या इस कैटेगरी के लोगों के लिए प्रोडक्शन करना है। मतलब बेसिकली उसको बच्चे अपने कंज्यूमर्स के अंदर जो अल्टीमेट यूजर ऑफ प्रोडक्ट हैं उसके लिए भी अब चॉइस अराइज हो जाती है कि मैं प्रोडक्शन करूंगा तो सही, लेकिन मैं किसके लिए करूं। ठीक है, अब देखो ऐसा हो सकता है कि आज के टाइम में फॉर एग्जांपल ऐसी कोई मान लो इनोवेशन आ जाए, ये कंपनी बोले कि साहब हम आपको फैन की कॉस्ट में एसी बना के दे रहे हैं। मतलब अगर आपके 1200 रुपए का एक फैन आ रहा है तो हम आपको 1200 रुपीज में एसी बना के दे देंगे, छोटी पोर्टेबल, ठीक है, आपके फैमिली के हिसाब से। अब देखो, अब वो जो प्रोडक्ट भले लग्जरी था, लेकिन अब वो किसको ध्यान रख के बनाया गया है, रिच पीपल्स को या पुअर पीपल्स को। बच्चे 1200 वैल्यू है तो वो किसको ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, पुअर पीपल्स को। यानी कि बच्चे यहाँ पे हमें कैटेगरी, वेरियस जो सोसाइटी के पर्संस हैं उनकी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्शन किया है। तो जो थर्ड प्रॉब्लम थी बच्चे, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये बेसिकली क्या था, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जैसे मैंने आपको रिच एंड पुअर का एग्जांपल दिया कि वो अलग सोसाइटी के सेक्शंस हो गए, तो बच्चे हम लोग जो गुड्स बनाएंगे वो किसके बेसिस पे, किसको ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे, ये भी एक प्रोड्यूसर, ये भी एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चॉइस। बच्चे देखो, तीनों ही प्रॉब्लम जो मैंने बताई, चाहे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस या फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप देखेंगे इसमें चॉइसेस थी। कैसे, व्हाट टू प्रोड्यूस में वो कौन से गुड्स बनाने, उसमें बहुत सारे गुड्स हैं, मेरे को जो चूज करने। सेकंड, टेक्निक कौन सी यूज करनी है हाउ टू प्रोड्यूस में। थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस में मेरे को वो गुड्स किसके लिए बनाने। ठीक है, तो यहां पर भी बच्चे हमें सोसाइटी के वो सेक्शंस को सेलेक्ट करना, तो यहां पर भी कौन सी बात हो रही है, चॉइस की बात हो रही है। क्लियर। अब देखो बच्चे, ये पैराग्राफ आपको वापस रीड कर लेना है, जो चीज मैंने आपको बोली वो एज इट इज में आपको लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको बच्चे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ सर, हमको ये जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है, हाउ टू में कौन सी टेक्निक यूज करनी है, होम के लिए कौन से सोसाइटी के वेरियस जो सेक्टर्स हैं, किस सोसाइटी के फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करना है। और इनके जो कॉजेज थे, रूट कॉजेज थे, याद आ रहे हैं कौन कौन से इनके रूट कॉजेज थे बच्चे। ये प्रॉब्लम अराइज ही क्यों हो रही है, बिकॉज रिसोर्सेज के क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और जो वांट्स है वो क्या है बच्चे, अनलिमिटेड हैं। ठीक है, तो ये हुई बच्चे बात सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी की, और साथ ही साथ बच्चे कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी की। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बच्चे चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नाउ चलो फटाफट बच्चे एक बार रिवाइज करते हैं, हमने आज की क्लास में क्या क्या पॉइंट्स कवर करे हैं। अभी हमने कवर किया बच्चे, सबसे पहले क्लास के अंदर क्या कवर किया था, हमने सबसे पहले देखा था 2 तरह की बच्चे इकोनॉमिक्स को हमने डिवाइड किया था। एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या था, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या थी बच्चे, ये किसके साथ डील कर रही थी, मैं आपकी डिफरेंस टेबल बताता हूं ताकि आपको उससे अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, उसमें बच्चे आपने देखा इट एक्सप्रेस व्हाट इज, जबकि ये बताती है व्हाट शुड बी। नेक्स्ट वाले में यहां पर क्या था, कॉज एंड इफेक्ट और फैक्ट्स के साथ ये बेस्ड होती है, जबकि ये वाला बच्चे बेस्ड ऑन द एथिक्स होती है। नेक्स्ट, ये एक्चुअल और रियलिस्टिक डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है सिचुएशन को, जबकि ये क्या है बच्चे, आइडियलिस्टिक बात कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, इट कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा को कंपेयर करके वेरीफाई भी किया जा सकता है, जबकि इसको वेरीफाई बच्चे नहीं किया जा सकता है। और थर्ड, जो बच्चे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो जजमेंटल नहीं होती, वो जजमेंट प्रोवाइड नहीं करती है, जबकि इसके नॉर्मेटिव के बेसिस पे जजमेंट्स दिए जा सकते हैं। ठीक है सर, ये जजमेंट वाला पॉइंट बच्चे, फॉर एग्जांपल मैं एक वाटर की ग्लास, मतलब मैंने आपको एक ग्लास दिया, कांच की ग्लास दी, मैंने बोला बच्चे इसको फिल करके लाओ, आपने पहले उसको आधा फिल किया, फिर मैं आया बच्चे ये आधा थोड़ी होगा, फिर आप वापस गए, इस बार के सर ने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मैं गुस्सा हो गए, आपने उस बच्चे ग्लास को पूरा फुल ऊपर तक पैक आप फिल करके ले आए, फिर मैंने बोला बच्चे ये क्या करके ले आए, इस बार भी आप गलत हो, तो बच्चे प्रॉब्लम आती है। अब आप देखो क्या करोगे,
ना आपको हाफ फिल करना है ना आपको फुल फिल करना है, आप उसके बीच में कहीं फिल करके आए तो क्या पता शायद मेरा मूड ठीक नहीं, फिर से मैं बोल दूं बच्चे इसको थोड़ा सा और ऊपर तक भर के लाना चाहिए था। समझ रहे हो, मतलब एक आइडियल सिचुएशन है, वो बच्चे पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, इकोनॉमी टू इकोनॉमी वेरी कर रही है, तो आइडियल सिचुएशन को कभी भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मैं आपको एक ग्लास बोलूं और दूं कि बच्चे इसको आधा भर के लाना है, मैंने आपको जजमेंट दे दिया ऑलरेडी, ठीक है, आधा भर के लाना, तो आप उससे डिसाइड कर सकते हो ना एक्चुअल, और उसको कंपेयर करके देख सकते हो हाँ सर ये बिल्कुल हाफ भरी है, तो वहां से बच्चे जजमेंट्स क्या हो सकते हैं, अराइज हो सकते हैं। तो यही बात बोल रहा है, इन दिस वैल्यू जजमेंट्स आर नॉट गिवन, जबकि इसमें बच्चे जजमेंट्स दिए जा सकते हैं। क्लियर। फिर हमने बच्चे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखी थी, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूजेस। फिर हमने देखा था बच्चे इकोनॉमिक सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो मैंने पॉइंट पढ़ाया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, आप अपने देखो पुराने एग्जाम के बोर्ड के पेपर उठा के देखना, आप देखोगे हर बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इट मींस अपने आप में ये जो पॉइंट था, ये जो क्वेश्चन इसका आएगा वो इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखते हुए आप क्या करोगे, इसकी प्रिपरेशन करोगे। अच्छा, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है पीपीसी कर्व, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बट मैं चाहता हूं कि हम एक सिंगल लेक्चर में पीपीसी कर्व कवर करें। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने आप में बहुत लेंथी टॉपिक है। मैं आपको पीपीसी कर्व बताऊंगा, उसके अजम्पशंस बताऊंगा, उसके फीचर्स, उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, फिर बच्चे हम लोग पीपीसी की शिफ्टिंग देखेंगे। तो अपने आप में थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको उसके बारे में अभी यहाँ पे थोड़ी सी स्टार्टिंग करूं और नेक्स्ट क्लास में जब आप आओ तब तक वो चीज आप भूल जाओ, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम जो पीपीसी कर्व है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक जो भी आज हमने पढ़ा था बच्चा पूरा रिवाइज करके आएंगे, और आज का होमवर्क आपका रहेगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आपको बहुत अच्छे से बच्चे लर्न करके आना है, और घर पे कॉपी पे एक बार ट्राई भी करके आना है कि कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी होती है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की हमारी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आनंद कॉमर्स एकेडमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करें।